नमस्कार प्रिय बच्चों, आज आपका 55वां लेक्चर है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल फ्रूट प्रोडक्शन के अंतर्गत हॉट 503 में यूनिट 2 है पपाया और टॉपिक है हमारा क्रॉप इस्टेब्लिशमेंट। क्लास एमएससी हॉर्टिकल्चर थर्ड सेमेस्टर, कोर्स इंस्ट्रक्टर अंकुर शर्मा, डेजिग्नेशन असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर। चलिए तो हम बात करेंगे आज क्रॉप इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पपाया पर और ये बताएंगे कि किस तरीके से प्रोपोगेशन से लेकर पपाया में क्रॉप का इस्टेब्लिशमेंट किया जाए। एक तरीके से पूरा रेजिंग की तरह है, तो हमको इसके इस्टेब्लिशमेंट को समझना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे इसके आउटलाइंस की कि किन किन आउटलाइंस के अंतर्गत इस वीडियो को हम पूरा खत्म करेंगे। समझ लिया कि क्रॉप इस्टेब्लिशमेंट पर बात होनी है। लेक्चर नंबर 55 है आपका। नेक्स्ट में हम चलते हैं आउटलाइंस। इन आउटलाइंस में हम अपने वीडियो को खत्म करेंगे। पहला है सीजन ऑफ प्लांटिंग, दूसरा है सोइंग, फिर है साइज ऑफ सीडलिंग्स फॉर ट्रांसप्लांटिंग, फिर है आपका प्लांटिंग, फिर है रेजिंग ऑफ पपाया सीडलिंग्स, फिर है मेन फील्ड ऑपरेशंस। सीजन कौन कौन से सीजन्स हैं जिनमें हम प्लांटिंग करते हैं पपाया की, सोइंग कब करते हैं, साइज ऑफ सीडलिंग्स क्या होता है ट्रांसप्लांटिंग के लिए, प्लांटिंग हम कब करते हैं, पपाया की सीडलिंग्स को रेज करने का क्या समय है और मेन फील्ड ऑपरेशंस क्या क्या है। इसके साथ में हमारा बाद में रहेगा रेफरेंस, जिसको हम सजेस्टेड फॉर द रीडिंग्स बोलते हैं। तो हम शुरू करते हैं अपने वीडियो लेक्चर को सीजन ऑफ प्लांटिंग से। सीजन ऑफ प्लांटिंग, द टाइम ऑफ प्लांटिंग papaya depends on several factors like climatic conditions of the place, availability of irrigation facilities and consumer demands in the area. तो the time of planting papaya depends on, निर्भर करता है बहुत से कारकों पर, जैसे क्लाइमेटिक कंडीशन, जो जलवायु कारक होते हैं उन पर। उस क्षेत्र के जलवायु कारक कैसे हैं, सिंचाई की उपलब्धता क्या है, सिंचाई के साधनों की उपलब्धता क्या है, और साथ ही साथ उसको हम जो सेल करेंगे, उसको जो उपभोग करने वाले लोग हैं, उस पर्टिकुलर एरिया में उनकी डिमांड क्या है। मीन्स जो सेवरल फैक्टर्स को बताया गया, उसमें पहला आपका क्लाइमेटिक कंडीशंस है उस पर्टिकुलर प्लेस की, इरिगेशन की क्या अवेलेबिलिटी है, और साथ ही साथ कंज्यूमर की डिमांड्स कैसी हो उस एरिया की। फिर प्लांट पपाया ईयर राउंड इफ इरिगेशन फैसिलिटीज आर अवेलेबल। पूरे साल पपाया अपनी क्रॉप को एज सच एज फ्लावरिंग सीजन, जो एक पर्टिकुलर उसका सीजन होता है ना, उसकी तरह अगर इरिगेशन फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करते रहे प्लांट को, तो वो पूरे वर्ष भर हरा और पूरे वर्ष भर आपको उत्पादन दे सकता है। पर एक चीज पर बहुत स्ट्रिक्टली ध्यान देना है, इरिगेशन फैसिलिटीज प्रॉपर वे में मिलती रहे, वाटर का स्टैग्नेशन नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर 25 सेंटीमीटर पानी भी यदि 2 घंटे पपाया के रूट जोन में कलेक्ट रहता है, तो ये समझ लेना कि पपाया के प्लांट की पूरी फिजियोलॉजी गड़बड़ हो जाती है, जहां तक कि पूरा प्लांट मर जाता है। वाटर स्टैग्नेशन नहीं होना है, और जो टोपोग्राफी है, जहां हमने पपाया को सो किया है, उसकी जो टोपोग्राफी है वो प्लेन होनी चाहिए, अंडुलेटेड नहीं होनी चाहिए। फिर द बेस्ट टाइम टू पपाया प्लांट, द बेस्ट टाइम टू प्लांट पपाया इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया इज द बिगिनिंग ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून इन द लाइट रेनफॉल ट्रैक्ट्स एंड द क्लोज ऑफ द मानसून इन द हैवी रेनफॉल ट्रैक्ट्स। Plant papaya during from July month under तमिलनाडु conditions। तमिलनाडु कंडीशंस की अगर हम साउथ में बात करें, तो पपाया को हम प्लांट करते हैं जुलाई के मंथ में, जुलाई महीने में। तो सीजन ऑफ प्लांट के अंतर्गत हमने इसमें बात की। अब हम आगे चलेंगे कैलेंडर ऑफ नर्सरी ऑपरेशंस। जो नर्सरी ऑपरेशंस का कैलेंडर है वो ये है, पहले डेज है, फिर आपका ऑपरेशंस है।
डेज में फर्स्ट डे में है सोइंग इन पॉलिथीन बैग्स एंड बार्टरिंग विद रोज कैन। सोइंग इन पॉलिथीन बैग्स एंड बार्टरिंग विद रोज कैन। 10 to 15 डेज में जर्मिनेशन ऑफ सीड, सीड का जर्मिनेशन होता है। 30 डेज की बात करें तो ड्रेंच द सीडलिंग विद द फंजीसाइड सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्सीक्लोराइड डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। 30वें दिन क्या होता है, सीडलिंग को ड्रेंच करते हैं फंजीसाइड के माध्यम से, फंजीसाइड सॉल्यूशन के माध्यम से, जिसमें 1 ग्राम कॉपर सल्फेट की मात्रा को हम 1 लीटर पानी में मिलाते हैं। 55 डे के बाद ट्रांसप्लांट द सीडलिंग्स द मैन प्लांट। जो सीडलिंग्स होती हैं हम उनको ट्रांसप्लांट कर देते हैं मैन फील्ड में। तो 1 से 55 दिन की जो प्रोसेस है वो आप देख सकते हैं। पहले में सोइंग इन पॉलिथीन बैग्स एंड बार्टरिंग विद रोज कैन। पॉलिथीन बैग्स में हम सो कर देते हैं सीड्स को, और सो करने के बाद जो रोज कैन होती है उससे धीरे धीरे करके या हजारे के माध्यम से हम सिंचाई करते रहते हैं, क्योंकि उस स्टेज पर हमारा सीड, और सीड के बावजूद भी यदि उसमें जर्मिनेशन होता है तो उसमें इतने रूट जोन में इतनी क्षमता नहीं होती कि वो डायरेक्ट इरिगेशन को झेल सके। इसलिए हम रोज कैन या हजारा का इस्तेमाल करते हैं, जिससे एक तरीके से नेचुरल वे में रूट जोन तक पानी पहुंच सके, और वो भी कम फ्लो में। इसलिए हम रोज कैन और हजारा का इस्तेमाल करते हैं। 10 से 15 दिन में जर्मिनेशन हो जाता है। इसके बाद में 30 दिन की अगर हम बात करें तो ड्रेंच द सीडलिंग विद फंजीसाइड। जो कवकनाशी होते हैं उनसे हम ड्रेंच कर देते हैं। क्यों? जिससे जो नर्सरी कंडीशंस में रोग लगते हैं, जैसे पीथियम है ना, जो रोग लगते हैं पीथियम एफेनिडर्मेटम पपाया में लगता है, बहुत खतरनाक फंगस है। पूरी नर्सरी को ये समझ लो 2 से 3 दिन में खत्म कर देता है। इसलिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो है आपका 1 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी में घोल के स्प्रे कर देना चाहिए। और 55वें दिन हम जब देख लेते हैं कि 55 दिन हमारा हो जाता है, ठीक है, डे आफ्टर सोइंग, तब हम जो प्लांट्स हैं उनको ट्रांसप्लांट कर देते हैं किसमें, मैन फील्ड में। चलिए अब हम बात करते हैं सोइंग की। द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ पपाया इज फ्रॉम सीड। कहीं भी आप देखना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज्यादातर आपको मिलता है, कतई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, बहुत से ऑप्शंस इसमें मिलेंगे, लेकिन आपको केवल सीड पर अटक रहना है कि पपाया का जो प्रोपोगेशन है वो सीड के द्वारा ही होता है। Vegetative means of propagation are not very practical, although it may be desirable to preserve good selections through vegetative means. Both grafting and rooting of cuttings are easily accomplished but are too laborious to justify their commercial use. Both grafting and rooting of cuttings are easily accomplished. जो ग्राफ्टिंग है और रूटिंग है वो जल्दी तो हो जाते हैं, बट आर टू लेबोरियस, उसमें मेहनत बहुत ज्यादा लगती है और मैनकाइंड भी बहुत ज्यादा लगता है, और हम उसके कॉमर्शियल वैल्यू को, कॉमर्शियल यूज को इसीलिए जस्टिफाई नहीं कर पाते कि जहां हम नर्सरी में जहां हम सीड के द्वारा जर्मिनेशन गनीवैक्स में करके हजारा के माध्यम से पानी देकर उसको उगा के 55 दिन बाद हम खेत में लगा देते हैं, और इसमें प्रोसेस लगती है कम से कम 1 महीने से ऊपर की, और वो भी डिजायरेबल इसमें रिजल्ट आते हैं कि नहीं आते हैं ये नहीं आते, ये कोई क्लियर नहीं है। लेबर भी बहुत लगती है, एक लेबर या मैनकाइंड एक ही बात, इसके साथ साथ श्रम लगा, और श्रम के साथ साथ पैसा लगा, और पैसा के साथ साथ डिजायरेबल परिणाम नहीं मिला हमको, तो हम इसको कॉमर्शियल यूज में जस्टिफाई नहीं कर सकते। इन कॉन्ट्रास्ट सीड आर प्रोड्यूस abundantly and they germinate readily in 10 to 15 days and uniformly. सीड जो है जब हम बोते हैं 10 से 15 दिन में वो जम जाते हैं, और 10 से 15 दिन में जम जाते हैं, वही एक तरीका सबसे आइडियल माना जाता है आपके प्रोपोगेशन का। रेज पपाया यूजिंग ओनली गुड क्वालिटी सीड ऑफ डिजायर्ड वेराइटी। डिजायर्ड वेराइटी, ठीक है, गुड क्वालिटी सीड। नाउ द नेक्स्ट स्लाइड इज size of seedling for transplanting. Size of seedling is an important consideration for the success of transplanting. Seedling की साइज जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण निर्धारण है आपकी ट्रांसप्लांटिंग का सक्सेस होने का। Under normal growing conditions, in about 2 months, time seedling reach to a height of 15 से 25 सेंटीमीटर।
अंडर नॉर्मल ग्रोइंग कंडीशन, जो नॉर्मल ग्रोइंग कंडीशंस हैं, वहां 2 महीने में सीडलिंग 15 से 25 सेंटीमीटर की ऊंचाई को प्राप्त कर लेती है। Such seedling establish successfully. It is easy to lift them at this stage from the nursery bed without any severe injury to the fibrous roots or succulent stem. It is easy to lift them. उनको उठाने में आसानी रहती है इस अवस्था पर। कहाँ से? नर्सरी बेड से। किसी भी प्रकार की चोट के, किसी भी प्रकार के इंजरी के, उसकी रूट्स जो फाइब्रस होती हैं, सकुलेंट होती हैं, कोमल होती हैं, इसलिए जब 15 से 25 सेंटीमीटर की हाइट हो जाती है तो ऐसी कंडीशंस में हम मेन प्लांट में ट्रांसप्लांट करने में सावधानी रखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की यदि हम बात करें तो यहां आप देख सकते हैं, यंग सीडलिंग्स आर बेस्ट ट्रांसप्लांटेड बिकॉज दे ट्रेंड टू प्रोड्यूस अ बेटर रूट सिस्टम एंड डू बेटर आफ्टर फील्ड प्लांटिंग। यंग सीडलिंग आर बेस्ट ट्रांसप्लांटेड। यंग सीडलिंग्स जो हैं बहुत अच्छी तरीके से ट्रांसप्लांटेड होते हैं क्योंकि दे टेंड्स टू प्रोड्यूस अ बेटर रूट सिस्टम एंड डू बेटर आफ्टर फील्ड प्लांटिंग। प्रोवाइड शेड टू द न्यूली ट्रांसप्लांटेड सीडलिंग्स which can cut sunlight by 50%. This protects the seedlings from wilting or death before they become established in the field pots or polythene sleeves. Remove the shade in 2-3 weeks after transplanting. छाया को हम 2 से 3 हफ्ते बाद हटा देते हैं ट्रांसप्लांटिंग के, जिससे प्रकाश संश्लेषण अच्छा हो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छी हो और प्लांट में ग्रीनिश दिखाई दे। नेक्स्ट स्लाइड की यदि हम बात करें तो यहाँ हम आइडियल नर्सरी को अपना दिखा रहे हैं कि ये हमारे पॉट में प्लांट्स उगे हुए हैं। अभी मेन प्लांट में, मेन फील्ड में इनको ट्रांसप्लांट नहीं किया गया है। अलग अलग वैरायटी है, कोई कुर्ग हनीड्यू है, वॉशिंगटन नवल है ना, कोई रेड लेडी है, कोई जिंदा है, CO1 है, CO2 है, CO3 है, CO4 है, CO5 है, CO6 है, CO7 है। ज्यादातर वैरायटीज को यहां दिखाया गया है। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं, प्लांटिंग। फॉर अ पपाया कल्टीवेशन, select a plot having good drainage and well protected from high winds. Before planting, clear off all the vegetation in the land. प्लांटिंग के पहले ये सिक्योर करना होता है कि जो हमारा लैंड है उसमें किसी भी तरीके का कोई वेजिटेशन तो नहीं है। अगर वेजिटेशन है तो वो हमारे मेन प्लांट के साथ कंपटीशन करेगा, इसलिए उसको रिमूव करना बेहतर रहता है। In virgin and newly reclaimed soils, use bulldozers to clear and grade the land. Then use a heavy roller to pull over the level the surface. केवल इसका कारण यही है कि जो उबड़ खाबड़ वाली मृदाएं होती हैं, कंकरीली रेतीली मृदाएं होती हैं, इनकी जो टोपोग्राफी होती है वो अंडुलेटेड होती है, और अंडुलेटेड टोपोग्राफी होगी तो जाहिर सी बात है वाटर का स्टेग्नेशन होगा, पानी जमेगा। तो ऐसी कंडीशंस में जब हम पपाया को ग्रो करेंगे तो पपाया प्लेन्स सॉइल्स में उगने वाला प्लांट है, जहां एक इक्वल फ्लो में उसको रेनफॉल, इक्वल फ्लो में उसको इरिगेशन चाहिए। कहीं भी किसी भी प्लांट में वाटर का स्टेग्नेशन होता है तो रूट हमारा सड़ जाता है, प्लांट की पूरी फिजियोलॉजी डैमेज हो जाती है। तो इस चीज की बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। डिग द पिट्स ऑफ, गड्ढे जो खोदते हैं वो 45 इंटू 45 इंटू 45 सेंटीमीटर क्यूब के खोदते हैं, एट अ स्पेसिंग ऑफ 1.8 मीटर, जो 1.8 मीटर की स्पेसिंग होती है, either way which accommodates about 3090 plants per hectare. इस पे हम 3090 प्लांट्स पर हेक्टेयर लगाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा प्लांट एट 1.4 इंटू 1.4 और 1.4 इंटू 1.6 मीटर इफ डॉर्फ वेराइटीज आर अवेलेबल। यदि डॉर्फ वेराइटीज हमारी अवेलेबल हैं तो हम 1.4 इंटू 1.4 मीटर की स्पेसिंग पे या 1.4 इंटू 1.6 मीटर की स्पेसिंग पे प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। अलाउ बीदरिंग फॉर 1 और 2 वीक्स
and then fill with topsoil mix with farmyard manure or compost at the rate 20 से 25 किलोग्राम per pitch. If the land has been plowed deep, यदि हम भूमि को बहुत गहरा खोद देते हैं, गहरी जुताई कर देते हैं, it is not necessary to dig deep pits. तो फिर कोई आवश्यक नहीं है कि हम गहरे गड्ढों को खोदें. जब हमने जुताई गहरी की है तो गहरे गड्ढों को खोदना कोई आवश्यक नहीं है. Make a small hole with a hand trowel of 15 to 23 centimeter diameter to receive the seedlings. As a precautionary measure, after filling the pits with pit mixture, water well in order to allow the soil to settle thoroughly before transplanting. Now the next slide is, ये आप देख सकते हैं किस तरीके से सोइंग की गई है पपाया की. एक प्रॉपर डिस्टेंस को मेंटेन करके रूट जोन को कवर्ड किया गया है. देख सकते हैं कितना बढ़िया एकदम पपाया का ऑर्चर्ड दिखाई दे रहा है प्रॉपर प्लांटिंग डिस्टेंस पर. ये दूसरी सिस्टम ऑफ प्लांटिंग है. ये दूसरी तरीके से प्लांट किया गया है. इसमें सबका रूट जोन आपको तिरछा दिखाई दे रहा है. रूट जोन तिरछा किया गया है, हुआ नहीं है. और इसका केवल कारण है कि जैसे ही इसमें फ्रूट्स आएंगे तो फ्रूट्स के ज्यादातर जब एक्सेस वेट हो जाता है ना फ्रूट्स का, तो प्लांट एक साइड झुक जाता है. ऐसी कंडीशंस में जब फ्रूट्स आएंगे तो प्लांट किसी भी तरीके से झुकेगा नहीं और अपने संतुलन को बना के रूट जोन को डैमेज नहीं करेगा. इस तरीके से इस तरीके के प्लांटिंग सिस्टम को अडॉप्ट किया गया है. नेक्स्ट स्लाइड है हमारी मैन फील्ड ऑपरेशंस. जो फील्ड ऑपरेशंस होते हैं मैन, वो है, उन पर हम बात करेंगे. फर्स्ट है प्लो द लैंड. पहले दिन हम भूमि की जुताई करते हैं. 1 वीक आफ्टर फर्स्ट प्लोइंग, एक सप्ताह बाद जब हम पहली जुताई कर देते हैं उसके एक सप्ताह बाद हम अप्लाई करते हैं FYM को टू द फील्ड. जो गोबर की खाद होती है हम उसको अप्लाई करते हैं. सेकेंड वीक आफ्टर द फर्स्ट प्लोइंग, प्लो द लैंड सेकेंड टाइम. जब 2 हफ्ते हो जाते हैं पहली जुताई से, तब हम फिर दोबारा खेत को जोत देते हैं. 55 डेज आफ्टर सोइंग, 55 दिन बुवाई के, सोइंग के 55 दिन बाद ट्रांसप्लांट द सीडलिंग इन द मैन फील्ड. सीडलिंग को ट्रांसप्लांट कर देते हैं मैन फील्ड में. 60 डेज आफ्टर सोइंग, drench the soil around the plant with the solution containing 2 gram copper oxychloride dissolved in 1 liter of water. 60 दिन बाद उसको हम स्प्रे कर देते हैं किससे, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के 2 ग्राम की सॉल्यूशन को जो हम 1 लीटर पानी में घोले हैं, जिससे किसी भी तरीके का डिजीज और इंसेक्ट का इन्फेस्टेशन ना हो. ठीक है. आफ्टर 3.5 months after transplanting, thinning the male plants in dioecious sacs from the applied first dose of fertilizer. 5th month after planting, apply second dose of fertilizer and earth up the plants. earth up का मतलब मिट्टी चढ़ाना, जिससे हमारा रूट जोन खुल ना पाए. 7th month after planting, apply third dose of fertilizer. 9 months after planting, apply fourth dose of fertilizer and drench the soil with the solution containing 2.5 gram of copper oxychloride dissolved in liter water. 11th month after planting, apply 5th dose of fertilizer. And 13th month after planting, apply 6th dose of fertilizer. तो ये हमारे मैन फील्ड ऑपरेशंस हैं, जिसमें ये बताया गया है कि फर्स्ट डे से हमको क्या करना है, फर्स्ट वीक में हमको क्या करना है, सेकेंड वीक में हमको क्या करना है, आफ्टर 55 डेज हमको क्या करना है, 60 डेज में कौन सी प्रोसेस करनी है, 90 डेज में कौन सी प्रोसेस करनी है, फिर 5th मंथ में हमको क्या करना है, 7th मंथ में हमको क्या करना है, 9th मंथ में क्या करना है, 11th मंथ में हमको क्या करना है, और 13th मंथ में हमको क्या करना है. ये पूरा एक कल्चरल प्रोसेस हो गया. ये जो हम फील्ड ऑपरेशन करते हैं उसका एक एट अ ग्लांस हो गया कि किस कंडीशंस में हमको खेत को जोतना है, किस समय पे हम लोग FIM डालने हैं, इसके बाद फिर हमको दोबारा जुताई कब करनी है, फिर सीडलिंग को कब ट्रांसप्लांट करना है. इस प्रोसेस को पूरा समझाया गया है.
इसके बाद ये सजेस्टेड फर्दर रीडिंग्स हैं और इसके बाद थैंक यू।